हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? ये जीके की क्लास सीएचएस के लिए पहली है। ये सिर्फ सीएचएस के लिए नहीं है, कोई भी वन एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए सब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे पहले मैं पैटर्न आपको बता दूं कि 10 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे, तो आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। तो हम लोग आज पूरा इस क्लास में 40 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। हर एक को अगर आप पीडीएफ कहेंगे तो पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन मेरा जो मानना है कि आप हर एक क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्म में अपनी कॉपी में रिटेन करते चलें। मैं धीरे धीरे बोलूँगा और आप लिखते रहिएगा। अगर लिखने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर लिख करके तब आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मगध डायनेस्टी? मगध साम्राज्य का फाउंडर कौन था? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बृहदत्त, बिंबसार, बिंदुसार या फिर अजातशत्रु। आपके पास में लाइव चैट चल रहा होगा, उस लाइव चैट में अपने कमेंट को फटाक से टाइप करके बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा, फिर मैं बताना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा, बृहदत्त बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बृहदत्त इसके सही जवाब है, बृहदत्त हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देख लीजिए, इसमें है बिंबसार, बिंदुसार, अजातशत्रु। ध्यान से देखिए, जो ये बिंबसार है ना, इसे रियल फाउंडर कहा जाता है। इसे रियल फाउंडर कहा जाता है। मगध डायनेस्टी का रियल फाउंडर पूछे तो आप लोग बिंबसार मानेंगे, और अगर पूछा जाए कि फाउंडर कौन है तो बृहदत्त माना जाता है। बिंदुसार मगध साम्राज्य का सबसे लास्ट शासक जो था वो बिंदुसार माना जाता है। मगध साम्राज्य में कई सारी डायनेस्टियाँ चली हैं, जिसमें हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, वो सारी डायनेस्टी हैं। आप कहेंगे तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी डायरेक्टली ट्रिक से आपको याद हो जाएंगी। और अगला जो है अजातशत्रु, ये बिंबसार का बेटा था। ये भी काफ़ी अच्छा था, अपने साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा फैलाया इन्होंने। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। बृहदत्त फाउंडर है, बिंबसार रियल फाउंडर है, बिंदुसार हर्यक वंश का सबसे लास्ट शासक है, अजातशत्रु बिंबसार का पुत्र था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु वाज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस? देखो बुक से भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कौन राइटर है, किसने लिखा हुआ है, कौन सी बुक, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने यहाँ से भी चीज़ों को उठाया है। आपके सामने आपके ऑप्शंस हैं, बाणभट्ट, चाणक्य, ये चाणक्य है, सॉरी गलत लिख दिया गया है, विशाखादत्त या फिर भद्रबाहु। चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन है इसका आंसर। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। पहला है बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा जो चीज़ लिखी गई है ये हर्षचरित है। कौन सी है? हर्षचरित। लिखने में दिक्कत आ रही। दूसरा है चाणक्य, इसको बना लीजिए, ये चाणक्य है। ठीक है, CH हो जाएगा, तो चाणक्य है। चाणक्य के द्वारा एक बुक लिखी गई है, अर्थशास्त्र। ठीक है, ये एक ऐसी बुक है, देखो मेरे लिखने में दिक्कत है, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। अर्थशास्त्र जो लिखा गया है ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। इस अर्थशास्त्र की बुक में जो चीज़ें लिखी गई हैं ना वो राजनीति से संबंधित है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सी ऐसी बुक है जो राजनीति से संबंधित है, उसमें अर्थशास्त्र भी आता है। तो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है वो राजनीति से है। विशाखादत्त, जो कि आपका ऑप्शंस नंबर ये सही है, विशाखादत्त इसका सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस जो लिखा गया है ये विशाखा के द्वारा लिखा गया है। ये भद्रबाहु, भद्रबाहु के बारे में अगर आपको जानकारी हो मैं बता दूं कि जो जैन धर्म था, बौद्ध धर्म, इससे रिलेट करते हैं भद्रबाहु, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। इसके बारे में धर्म जब पढ़ाएंगे, जैन धर्म बौद्ध धर्म, तो उसमें बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विच वन इज द डीपेस्ट प्लेस ऑफ अटलांटिक ओशियन? ये पूछता है कभी भी कि जो महासागर है इसमें डीपेस्ट प्लेस कौन सा है, तो उसके बारे में आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है मेरियाना ट्रेंच, दूसरा है सुंडा ट्रेंच, तीसरा है प्यूरिटो रिको ट्रेंच, और चौथा है यूरेशियन बेसिन। ये सारे ऑप्शन हैं आपके। चलिए फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। आपने लगा लिया होगा। अब देखिए मरियाना ट्रेंच, ये पैसिफिक ओशियन जो कि पूरे ओशियन में सबसे बड़ा है, तो ओशियन में से पैसिफिक ओशियन का सबसे डीपेस्ट प्लेस मरियाना ट्रेंच माना जाता है। इसकी जो गर्थ है मैं आपको बताऊं तो
तो 11,022 किलोमीटर, ठीक है, माने जाते हैं इसकी गहराई है, तो मीटर में है। सुंडा ट्रेंच, ये इंडियन जो ओशियन है ना, हिंद महासागर, इसकी सबसे जो डीपेस्ट प्लेस है ये वहाँ माना जाता है सुंडा ट्रेंच। इसकी लंबाई जो है वो 8152 है, 8152 ये इसकी लंबाई है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। इसकी जो डेप्थ है वो 8392 करके है, ठीक, 8392 इसकी डीपेस्ट प्लेस है। यूरेशियन बेसिन आपका आर्कटिक क्वेश्चन में आता है, आर्कटिक क्वेश्चन, जिसकी जो डीपेस्ट है वो 5450 है, ठीक है। चारों डेप्थ आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चारों ऑप्शन है। इंडियन जो मरियाना ट्रेंच है ये पैसिफिक ओशियन का है, सुंडा ट्रेंच इंडियन ओशियन का है, प्यूर्टो आपको बता ही दिया अटलांटिक का है, यूरोपियन बेसिन जो है वो आर्कटिक ओशियन का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि लिखा गया है, विच वन इज नोन एज सिटी ऑफ पोप। कुछ सिटीज जो होते हैं उनके नाम रखा गया है, शहर के भी नाम रखे गए हैं, देश का भी नाम रखा गया है। तो इस हिसाब से आपको पूछा गया है सिटी ऑफ पोप किसे कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है रोम, न्यूयॉर्क, शिकागो और कनाडा। आपको बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा। चौथे में विच वन इज नोन सिटी ऑफ पोप, इसे कहा जाता है रोम को। रोम आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे का, न्यूयॉर्क है, शिकागो है, कनाडा है। अच्छा, रोम को एक नाम से और जाना जाता है, इसे इटर्नल सिटी भी कहा जाता है, आप लोग लीजिएगा इटर्नल सिटी, ठीक है। अब न्यूयॉर्क को देखा जाए तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है एम्पायर सिटी, ठीक है, इसे एम्पायर सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला है शिकागो। शिकागो को सिटी ऑफ एयर कहा जाता है, शिकागो को सिटी ऑफ एयर कहा जाता है। कनाडा जो है इसको कंट्री ऑफ लिली कहा जाता है, ठीक है। कंट्री ऑफ लिली किसको कहा जाता है, कनाडा को कहा जाता है। तो रोम को दो नाम मैंने बता दिया, एक है सिटी ऑफ पोप कहा जाता है, इसका आंसर भी सिटी ऑफ पोप रोम का ही हो जाएगा। रोम को ही इटर्नल सिटी के नाम से भी जानते हैं। न्यूयॉर्क इसे एम्पायर सिटी के नाम से भी जानते हैं। शिकागो जो कि सिटी ऑफ एयर के नाम से जानते हैं, और कनाडा जो है कंट्री ऑफ लिली के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये इकोनॉमिक्स से सवाल है। मैंने जो भी चीज़ें ली हुई हैं मैं आपको बता दूं कि दो दो क्वेश्चन करके मैंने सारे सब्जेक्ट पूछ लिया है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और स्टैटिक। दो दो क्वेश्चन सबसे लिया हुआ है, 10 क्वेश्चन सारे बनाए हुए हैं हमने। तो क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज़ द राइटर ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ, महबूब उल हक या फिर मॉरिस डेविड। आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बड़ा फेमस बुक है भाई, लिखा गया है। और मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ इसमें कि ये जो राइटर हैं इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इनको कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो नाम जाने जाते हैं चाणक्य जी। तो आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, एडम स्मिथ, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक। इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, ठीक है। अमर्त्य सेन के बारे में अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप लोग पता करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये भी बड़े जाने माने हैं, बुकिंग के द्वारा लिखा गया है। अब अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। आपके जो ऑप्शंस है, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा, न्यूयॉर्क, द हेग। फटाफट से बताइए इसके सामने कौन सा क्वेश्चन सही हो जाए, फिर मैं बताना आपको शुरू करता हूँ। सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो छूटा हुआ हो। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहा जाता है भाई। अब वाशिंगटन डीसी, जिनेवा, द हेग। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए, द हेग है। द हेग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका मुख्यालय यहाँ पे है द हेग में, ठीक है, हेडक्वार्टर। वाशिंगटन डीसी
इसको देख लो, वाशिंगटन डीसी को अगर देख लिया जाए तो इसके हेडक्वार्टर में भी आते हैं। इसका हेडक्वार्टर क्या है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी, जिसका हेडक्वार्टर जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है आपका, वाशिंगटन डीसी में है। जिनेवा में कई सारे हैं भाई, जिनेवा में कई सारे हैं। मैं आपको बताऊं तो जितने भी अक्सर जो शुरुआत होते हैं W से, डन, WHO, WTO, ये सारे के हेडक्वार्टर कहाँ पाए जाते हैं, आपको जिनेवा में पाया जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से क्लियर कर दें मैं सबको, वाशिंगटन डीसी IMF का हेडक्वार्टर है। द हेग ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर द हेग में है। न्यूयॉर्क इसका सही आंसर है, जो कि UNDP का हेडक्वार्टर पाया जाता है। जिनेवा में WHO और WTO का पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पॉलिटी से है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, नागरिकता से संबंधित कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आपको बताता है। ठीक है, आर्टिकल से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आर्टिकल को इसमें रख दिया है। आपके सामने ऑप्शन में दे दूं तो आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक, ऑप्शन नंबर बी है 5 से 11 तक, ऑप्शन नंबर सी है 12 से लेकर 35 तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी 51A। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है, सोच के लगाइए, फिर मैं बताना आपको शुरू करता हूँ कि कौन सा आर्टिकल है जो सिटीजनशिप को दिखाता है। आपका मैं बताऊं आंसर नंबर जो है बी, ये सही हो जाएगा। 5 से लेकर के 11 तक जो है आर्टिकल नंबर 5 to 11 सिटीजनशिप को डिनोट किया गया है। बाकी के ऑप्शन ज़रा देख लो तो पता चल जाएगा आपको। तो बाकी के ऑप्शन देखिए, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है ये दिखाया गया है कि भारत के जो स्टेट बॉर्डर है, मतलब भारत जो है एक राज्य है, संघ है, इसके बॉर्डर कहाँ का से लेकर कहाँ तक संबंधित है, ये सब बताया गया है आपके आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल नंबर 12 से 35 जो है फंडामेंटल राइट, बहुत क्वेश्चन उठते हैं भाई फंडामेंटल राइट के बारे में, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो फंडामेंटल राइट से अक्सर क्वेश्चन उठते रहते हैं, और इसकी क्लासेस मेरे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर पे बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ भारत के मूल अधिकार, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फंडामेंटल राइट को डीपली पढ़ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो भी आप इसमें कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको फिर से वो चीज़ें रिवाइज करके अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा। फंडामेंटल राइट में एक एक आर्टिकल 12, 13, 14 ऐसे करके मैंने पूरा 35 तक बताया हुआ है। अगर नहीं पढ़े हैं या नहीं है तो हमें बताइए, मैं फिर से इस चीज़ को रिवाइज कर दूंगा आपको। ठीक है, और अगला है आर्टिकल नंबर 51A, ये फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। इस पर मैंने वीडियो बनाया नहीं है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ बना दूँ इस पर। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन अधिकतर बनते रहते हैं, इसलिए मैंने इसको दे दिया है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारे। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक स्टेट बॉर्डर के बारे में बताया गया है। 5 से लेकर के 11 तक आपके सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, हो गया है। 12 से लेकर 35 तक इसको फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटी FD, इनके बारे में बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच अमेंडमेंट इज नोन एज, यहाँ पे गलत लिख दिया गया, विच अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किस अमेंडमेंट, किस संविधान संशोधन को माना जाता है? संविधान संशोधन इसमें कौन सा ऐसा है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है 46, 45, 44 या फिर 42nd अमेंडमेंट। 42nd होगा, ये 44 से आउट हो गया है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए किसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं एक एक करके। इसका जो 42nd अमेंडमेंट है ना, इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों कहा गया? ये 1976 में किया गया था। 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसमें हुआ क्या था, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें हुआ था ना, इस चीज़ को लिख लीजिए कि हमारा जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना, इस प्रस्तावना में कुछ वर्ड हैं जो जोड़े गए थे, जैसे कि उसमें है सोशलिज्म यानी समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता।
ये 3 वर्ड ऐसे हैं जिनको प्रस्तावना में आर्टिकल नंबर अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इन चीज़ों को जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। और ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे फंडामेंटल ड्यूटी को आर्टिकल नंबर 51A में जोड़ा गया था इसी अमेंडमेंट के द्वारा। 42nd में ही फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि 10 फंडामेंटल ड्यूटी है, इनको भी 51A में जोड़ा गया था। तीसरा मुख्य चेंजेस मैं आपको बता दूं तो लोकसभा और राज्यसभा का जो कार्यकाल था सॉरी, वो 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। कार्यकाल 5 साल से 6 साल कर दिया था, किसमें? 42nd अमेंडमेंट में। दूसरी चीज़ सुनिए, ये तो 42nd अमेंडमेंट में आपके बारे में बता दी, ये मुख्य मुख्य होते हैं। नहीं लिखे तो आप फिर से लिख लीजिए। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकता अखंडता जो वर्ड है, ये प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दूसरी खासियत, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य हैं, 10 मौलिक कर्तव्यों को आर्टिकल नंबर 51A में जोड़ा गया था। तीसरा जो है, लोकसभा का कार्यकाल राज्यसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था, किसमें? 42nd अमेंडमेंट में। अच्छा, अगला देखिए 44th अमेंडमेंट क्या है। 44th अमेंडमेंट में आपको बताऊँ, 44th अमेंडमेंट को अगर देखा जाए तो 44th अमेंडमेंट जो 42nd में हुआ था उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए। जैसे 44th जो है वो 1978 में किया गया था। आपका जो चेंजेस हुए हैं 1978 में। 44th की मैं आपको खासियत बताऊं तो 44th में ही जो इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी, इसमें जो प्रोविज़न है इसको कुछ चेंजेस किए गए थे। दूसरा अगर देखा जाए जिसमें, तो दूसरा जो चेंजेस हुआ है वो राइट टू प्रॉपर्टी जो थी, संपत्ति का अधिकार, इसे फंडामेंटल राइट से हटा करके एक कानूनी बना दिया गया था। मतलब ये लॉ के हिसाब से जैसा होगा वो चीज़ें किए जाएंगी। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से। तीसरा जो मुख्य चेंजेस हुआ है ना, ये बताइए, जो 5 से 6 साल हुए थे 42nd वाले में, उसी को पलट दिया गया, यानी 6 साल को हटा करके फिर से इसको 5 साल के लिए लागू कर दिया गया कि यानी लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का हो जाएगा। ठीक है, ये 42nd और 44th। 45th और 6th आते नहीं है ज़्यादा, तो इसके लिए मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 42nd 44th इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिए। ठीक है, फिर से एक बार बता दें, देख लीजिए ज़रा। इसका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसको जाना जाता है? 42nd अमेंडमेंट को। 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। इसमें 3 प्रोविज़न जो मुख्य होते हैं। सबसे पहला समाजवादी सोशलिज्म, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, एकता अखंडता। ठीक है, ये वर्ड एकता अखंडता जो है उनको, इन तीनों को प्रियम्बल में जोड़ा गया था। प्रस्तावना जो है, सॉरी, प्रियम्बल में इन तीनों को वर्ड को जोड़ दिया गया था। दूसरा जो चेंजेस हुआ था इसमें एफडी को जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 10 हैं टोटल, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था आर्टिकल नंबर 51A में। ठीक, अगला जो हुआ था इसी में ही कि कार्यकाल जो है 5 से 6 साल कर दिया था लोकसभा और राज्यसभा का, किसका में? 42nd अमेंडमेंट में। 44 देख लीजिए, 44th अमेंडमेंट क्या हुआ था? 44th अमेंडमेंट में सबसे पहला इमरजेंसी जो था, इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। अगला राइट टू प्रॉपर्टी, आरपी, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके एक लॉ का रूप दे दिया गया, कानून का रूप दिया गया था। और जो कार्यकाल 6 साल था उसको घटा करके फिर से 5 साल कर दिया था लोकसभा और राज्यसभा का। ठीक है, चलिए अगला देखिए। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ रसिया। रसिया के पार्लियामेंट का नाम है, वहाँ के सदन का क्या नाम रखा गया है? आपके सामने ऑप्शन है पार्लियामेंट, डायट, नेशनल असेंबली और ड्यूमा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको रख दिया है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके सामने। तो क्वेश्चन देख लो, जो पार्लियामेंट है ये ब्रिटेन का है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट ही कहा जाता है। डायट ये जापान का है। नेशनल असेंबली पाकिस्तान का है। और ड्यूमा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ड्यूमा किसका है? रसिया। ठीक है भाई, क्लियर है? फिर से देख लिए, पार्लियामेंट ब्रिटेन का, डायट जापान का, नेशनल असेंबली पाकिस्तान का, और ड्यूमा जो है ये रसिया का। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि विच डे इज नोन एज लुइस ब्रेल डे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
आपके सामने ऑप्शन है 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या फिर 4 जनवरी। मैंने सोचा है कि इस हिसाब से आपको डे भी सारे लर्न करा दिए जाएंगे। ठीक, इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 4 जनवरी को लुइस ब्रेल डे के नाम से हम लोग जानते हैं। बाकी के जो 3 दिन हैं इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है। ठीक है, तो 1 जनवरी जो है वैसे तो लोग हैप्पी न्यू ईयर ही मनाते हैं, लेकिन इसको ग्लोबल फैमिली डे के नाम से जानते हैं, ग्लोबल फैमिली डे। 2 जनवरी को जो है वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे के रूप में मनाते हैं। 3 जनवरी को अगर देखा जाए तो इसे इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, 3 को माइंड बॉडी वेलनेस, ठीक है, इसमें मनाते हैं माइंड बॉडी वेलनेस डे। 4 को आपका ब्रेल डे है ही। एक बार फिर से मैं बता दूं, 1 जनवरी फैमिली डे, ग्लोबल फैमिली डे, 2 जनवरी वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, 3 जनवरी इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे और 4 जनवरी को लुइस ब्रेल डे मनाते हैं। ठीक है, तो आज ये 10 क्वेश्चन, 10 से जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं आपके सामने हैं। और क्लास कैसा लगा तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बाकी लोग जो तैयारी में नहीं लगे हुए हैं, अगर आपको ये चीज़ करनी ही है तो फटाक से इसको करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाकी अपन लोग कल मिलते हैं क्लास के साथ में। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि आपकी क्लासेस लाइक कर दी जाए, नेटवर्क इशू कारण नहीं हो पा रहा, और दूसरी जो बाकी और क्लासेस जल्द ही रन होने वाली हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।